उसमें जो सबसे बड़ा योगदान जो है वो भाजपा शासित प्रदेशों का है, और जहां पर गरीबी बढ़ी वो सब यूपीए शासित प्रदेश हैं। और ऐसे प्रदेश हैं जैसे महाराष्ट्र इतने अमीर प्रदेश थे जहां पर ग्रोथ कम हुई, आंध्र प्रदेश, ऐसे तमाम प्रदेश जहां पर यूपीए का शासन रहा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया गरीबी की तरफ, और जहां पर शासित रहा भाजपा का उन्होंने कंट्रीब्यूट किया लोगों के पास से गरीबी को हटाने का, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, बिहार हो। और जब आपने बात की मनरेगा की, एक एक स्कीम को अगर आप लें, मनरेगा में सबसे बड़ा घोटाला, और जो पैसे निकाले गए उसमें इन्होंने खुद ही 35% जो है बजट कम किया जी। जब सड़कों के बनाने की बात आई तो जो सड़कें 22.5 किलोमीटर बनती थी एनडीए के समय में, आज वो 2 किलोमीटर बन रही हैं, 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में। ये स्कीम्स कहना कि बुजुर्गों को जो है हमने अधिकार दिया हेल्थ का, मैं आपको सड़कों पर, किसी भी शहर की सड़कों पर, किसी भी ऐसे परिवार पर कि घर बिक जाते हैं अगर कोई व्यक्ति अस्पताल चला जाए, ये हालत है हेल्थ की, स्वास्थ्य की। राइट टू एजुकेशन जिसका क्रेडिट ये खुद लेते हैं, वो सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा है। अगर सरमाया निकाला जाए मीनाक्षी जी, तो हर मोर्चे पर आप मानती हैं कि यूपीए 2 सरकार लगभग फेल होती हुई दिखाई दी है। जगदम्बिका जी, एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी। ऐसा लग रहा है कि फिलहाल उनसे संपर्क नहीं साध पा रहे हम, कुछ तकनीकी दिक्कत है, वापस तुरंत आते हैं। उर्मिलेश जी, एक टिप्पणी आपकी इस पर। हाँ, मैं बस मीनाक्षी जी जो कह रही हैं ब्रॉडली मैं उनसे सहमत हूं कि विफलताएं बहुत हैं, जैसा मैं पहले कह रहा हूं, लेकिन एक करेक्शन मैं करना चाहता हूं। जो वो ये कह रही हैं कि गरीबी उन्मूलन, गरीबी मिटाने के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं केवल बीजेपी शासित राज्यों की हैं, ये सही नहीं है। वो क्योंकि तमिलनाडु, मैं एक राज्य उठाता हूं, गरीबी उन्मूलन की दर जो है 12.30 है। कर्नाटक की जो उनका ही राज्य था हाल तक, उसमें बेहतर है, गुजरात के मुकाबले 9.70 है। आंध्र प्रदेश में 8.40 है और गुजरात की दर 8.60 है। तो ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आंकड़े बीजेपी के नहीं है, ये आंकड़े कांग्रेस के नहीं है, ये आंकड़े भारत सरकार के हैं। जयंतिका जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंतिका जी, जो तमाम उपलब्धियां आपकी सरकार गिना रही है, जिसकी रिपोर्ट अभी हम दिखा भी रहे थे, उन सबको मीनाक्षी लेखी जी एकदम 0 बता रही हैं, नगण्य। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मीनाक्षी जी का धर्म है, कर्तव्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है। ये स्वाभाविक है कि हमारे अच्छे काम को भी वो नकारेंगी, और यही भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है। पहले भारतीय जनता पार्टी जो अपने को कहती थी पार्टी विद अ डिफरेंस, तो वो अन्य पार्टी से भिन्न थी। और आज जो भाजपा में सबसे बड़ा क्राइसिस है वो लीडरशिप का क्राइसिस। अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चली और जिसकी वो अपनी उपलब्धियों की बात करते हैं, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा उनके पास व्यक्तित्व थे इस समय नेतृत्व करने की। आज तो मैं समझता हूँ जिस तरह का अंतरकल है भारतीय जनता पार्टी जो है, जिस तरह से आज आप देखिए नरेंद्र मोदी जी को कुछ लोग खुलेआम उनको कहते हैं कि हम नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा जगदम्बिका जी, ऐसा क्यों होता है कि जब आपकी सरकार के बारे में बात आती है तो आप भारतीय जनता पार्टी के कलह की बात करने लगते हैं? उनकी सरकार तो है ही नहीं ना अभी। नहीं, वो अगर सरकार बना के किसके नेतृत्व में गवर्नेंस करेंगे? अगर उनसे अपेक्षाएं जनता की, अगर आज कर्नाटका में नुकसान इनका हुआ है, कर्नाटका में इनकी सरकार थी, वहाँ नुकसान हुआ, हिमाचल में इनकी सरकार थी, वहाँ कांग्रेस की आई सरकार, उत्तराखंड में इनकी भाजपा की सरकार थी, एक एक करके जहां जहां चलिए आप ये कह रहे हैं कि उनकी साख गिर रही है। इससे पहले कि हम आपके सहयोगी यानी कि राजीव जी से बात करें इस बारे में, मीनाक्षी जी एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी, इसका हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर और तमाम मुद्दों पर जानते हुए भी हमने कुछ निर्णय लिए और उसका हमें भुगतान करना पड़ा, और हमारी वोट जो है वो बटी, और हर एक राज्य की अलग स्थिति थी। उत्तराखंड में कोई बहुत बेहतर इन्होंने नहीं किया लेकिन जीते, और वो मैं मानती हूं कि ये जीते। और हिमाचल के अंदर भी टिकट वितरण के कारण
कुछ निर्णय गलत हुए, जिसमें से जो 6 लोग जीते निर्दलीय, वो हमारे ही लोग थे जिनको टिकट नहीं मिली और वो निर्दलीय खड़े हुए। तो ये एक साजिश और जो एक चीज है वो अलग विषय है। लेकिन आज जो यूपीए की हालत है, जो 9 साल में देश के साथ जो जगदम्बिका जी मेरे को बोलने दीजिए, मैं आपसे मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए। हमने अपनी कमियों का खामियाजा भुगता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज यूपीए 2 ने देश को जिस तरीके से लूटा है, आज विषय वो है। देश को इसका हर्जाना भरना पड़ेगा, जो कहीं पूरा नहीं बैठता देश के लिए। चलिए इस चर्चा में जरा बस राजीव जी की एक राय ले ली जाए, क्योंकि ये भी चाहे न चाहे सहयोगी जरूर है। राजीव जी, तमाम उपलब्धियां यूपीए सरकार की, और जगदम्बिका जी कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है विपक्ष को क्रिटिसाइज करने का हक है। आप तो न विपक्ष हैं न पक्ष हैं, आप क्या करेंगे? देखिए, स्कीम बना देने से देश का विकास हो जाता, तो आजादी के बाद से तमाम स्कीम है। नीयत सही होनी चाहिए। जब नीयत देश को लूटने का हो तो तमाम योजनाएं और स्कीम लागू करने से देश का विकास नहीं होता। सबसे पहले जिन्होंने भ्रष्टाचार का पाप किया है, अगर ये भ्रष्टाचार नहीं रहता तो शायद उन स्कीमों का फायदा देश की जनता को मिलता, इन योजनाओं का फायदा देश को मिलता और देश विकास के रास्ते पे जाता। यूपीए और एनडीए का जब हम आकलन करते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से दोनों को, चाहे देश का लूटने का मामला हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, चाहे विदेश नीति का मामला हो, कोई फर्क नहीं मिलता। एनडीए में एक और रोग अधिक हमें दिखता है जो सांप्रदायिकता का है, इसीलिए दोनों को प्लस सांप्रदायिकता जोड़ दे तो एनडीए बन जाता है। खाली सांप्रदायिकता हटा दो तो देश को नुकसान जितना इन दोनों गठबंधनों ने किया है, किसी ने और ने नहीं किया है। यानी कि थर्ड फ्रंट के अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके विचार से? देश के पास कोई विकल्प नहीं है। उर्मिलेश जी, एक छोटी टिप्पणी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि थर्ड फ्रंट के सामने ये बात जो राजीव जी की है, इनको स्वयं भी एहसास होगा कि इस वक्त भारत में जी कोई ऐसा नेता थर्ड फ्रंट के पास नहीं है, कोई ऐसा दल नहीं है जो सीमेंटिंग फोर्स बन सके सारी फोर्सेस को लेकर। और ये बात सही है कि जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन जो आकलन अभी सारे लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से जो थर्ड फ्रंट कहे जाने वाली पार्टियां हैं, भले थर्ड फ्रंट न हो, वो उनकी तादाद काफी होगी, बिल्कुल, लेकिन कोई सीमेंटिंग फोर्स नहीं, कोई ऐसा नेता नहीं जो सबको जोड़ सके। वामपंथी एक समय ये काम किया करते थे, उसमें बड़ी भूमिका सुरजीत की हुआ करती थी, स्वर्गीय हरकिशन सुरजीत, उस तरह का कोई नेता नहीं है। आपके नेता मुलायम सिंह यादव महत्वपूर्ण नेता है, लेकिन मुलायम सिंह को मायावती एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जरा सुन लेते जगदम्बिका जी क्या करें। जी मैं कह रहा हूं कि अगर थर्ड फ्रंट की संख्या ज्यादा आएगी, लेकिन इसके बावजूद मुलायम सिंह को मायावती स्वीकार करेंगे न मायावती। मैं वही वाक्य कह रहा था, मैं वही वाक्य कह रहा था कि मुलायम सिंह जी को न तो मायावती स्वीकार करेंगी, मायावती को मुलायम सिंह स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जगदम्बिका जी, एक बात जरूर उभर के आ रही है कि साउथ से लेकर और नॉर्थ तक अगर देखिए तो बड़ी तादाद में क्षेत्रीय दल उभर रहे हैं, और क्षेत्रीय बिल्कुल, और ये चिंता इस बार आप दोनों पार्टियों के लिए तय करेंगे कि किसका शासन हो। बिल्कुल। मीनाक्षी जी बताएं। मैं जगदम्बिका जी की पूरी बात जो है, पहले वाली बात जिसमें उन्होंने कहा कि नेतृत्व की कमी है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जहां पे 2 पावर सेंटर हो, जो कि इनके अपने नेता कहते हैं, प्रधानमंत्री किसी के दास का काम करते हो, उस देश की हालत क्या होगी। जितनी नुकसान यूपीए ने भारत का किया है, वो नुकसान पूरा करने में भारत को बहुत टाइम लगेगा, और ये देश का नुकसान हुआ है। जिस तरीके से रिसोर्सेज को लुटाया गया है, जिस तरीके से पॉलिसीज बनी है, बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, जिस तरीके से खजाने को खाली किया गया है। जी मीनाक्षी, बस एक जवाब, क्योंकि इतना ही समय हमारे पास है। ये जो क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व बढ़ने की जो बात लगातार आ रही है, तमाम सर्वे में सामने आ रहा है, आप लोगों को इससे चिंता हो रही है? नहीं, आपके अगर सर्वे हैं और उनको नहीं, हमारा कोई सर्वे नहीं है, जो तमाम अन्य चैनलों पर या फिर आप अखबारों में देख रहे हैं, जो एक माहौल बनता दिख रहा है, उसके बारे में आपसे एक टिप्पणी चाह रहा हूं। नहीं, अगर देखिए नीलसन का आप थर्ड फ्रंट जो है वो एक क्या कहना चाहिए, मृग तृष्णा जैसे चीज है, क्योंकि वो तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि लेफ्ट की सत्ता ना हो। लेफ्ट वेस्ट बंगाल से, केरला से कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी कांग्रेस के साथ खड़ा होगा उसके खिलाफ 100% वोट पड़नी है। तो भाजपा का जो रोल है वो है, और उसमें हम चाहेंगे कि आपकी बात को समझकर उस पर और काम करें। ये जब भी आएंगे कांग्रेस, मीनाक्षी जी मेरी बात सुन लो, ये कांग्रेस यूपीए के साथ आएंगे,
कभी लेफ्ट फ्रंट बीजेपी एनडीए के साथ नहीं जा सकता। नहीं, देखिए तभी आज अगर जिस तरीके से इन्होंने देश को चलाया है, अगर ये कहेंगे ना कि टीएमसी के साथ आएगी तो टीएमसी भी हारेगी। आज ये हालत है, डीएमके छोड़ के चली गई, टीएमसी छोड़ के चली गई, एमआईएम छोड़ के चली गई, बीजेपी छोड़ के चली गई, तमाम पार्टी इनको छोड़ के चली गई। नवीन पटनायक, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल करके इन्होंने सपा को जोड़ा हुआ है। एआईडीएमके एनडीए के साथ रह चुके हैं, सिर्फ मुलायम सिंह यादव नहीं रहे हैं और हाथ के जगन रेड्डी नहीं रहे एनडीए के साथ। तो एनडीए के साथ तालमेल आपके मुकाबले ज्यादा बेहतर रहा है। अभी तो कोई नंबर आ रहा है, इसलिए कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। बिल्कुल, चलिए तो एक बात तो तय हो गई, चाहे थर्ड फ्रंट का कौन सा नंबर होगा? वो मृत कृष्णा है जी, आपको मदद चाहिए। एनडीए बनने से और अभी एक साल बाकी है। साथ खड़े हो गए थे। मीनाक्षी जी आप मदद दे दीजिएगा ना समाजवादी मजबूरी में तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन काम करता है जी, हम लोग उस राजनीति में नहीं पड़ते। नहीं, अच्छा मीनाक्षी जी क्या विचार है, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए तो समाजवादी पार्टी को मदद दे दीजिए, क्या विचार है? देखिए नहीं, देखिए विचार तो बहुत स्पष्ट है कि, और वो स्पष्ट ये है कि हमें अपने दम पर सरकार बनानी है, ये विचार है। बाकी जैसे सर्कमस्टांसेस क्या कहती है, क्या होता है, वो अलग विषय है। मीनाक्षी जी ख्याली आपने बहुत बनाया है, ख्याली पुलाव बनाने का अधिकार क्या कांग्रेस का है? समय इस चर्चा का खत्म हो गया, लेकिन हाँ एक बात तो तय है, सरकार चाहे जिसकी भी बने 2014 में लड़ाई जबरदस्त है, और इस घमासान को देखते हुए इतना तो तय लगता है कि यूपीए सरकार के लिए आसान नहीं है आगे का रास्ता। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही, वापस आते हैं कुछ और खबरों के साथ।